हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग CDP का प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट करेंगे, जो सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। अब इसमें पूछा गया कौन सिद्धांत जो है वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है, तो वह सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, बालकों के लिए भोजन का प्रबंध, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध, या फिर और इसी ऑप्शन में है बालक के लिए आवास का प्रबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई शारीरिक विकलांग क्या है, बालक है, उसके लिए विद्यालय में जो प्राथमिकता किस रूप में देनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आप अपनी कक्षा में से कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मांगेंगे या फिर मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या फिर प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना है, तो आपको क्या करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो बच्चों में खेल जो है सामाजिकरण के लिए आवश्यक है। खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, मतलब सहयोग की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे जो ये सभी तत्व दिए गए हैं, ये सभी तत्व सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं। अब प्रश्न दिया गया है, आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? अब यहाँ पे किसकी मतलब जो वह है अपने व्यक्तित्व और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है कि नहीं, इसके लिए निर्माण करना चाहिए एक शिक्षक को निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न जिसमें वो अपने विचार प्रस्तुत कर सके, अपने कुछ पॉइंट उसमें से लिख सके। बालकों के
स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को अध्ययन करना चाहिए बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान का। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। अब यहाँ पे पूछा गया कि अधिगम का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत दिया गया है? तो वह है इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है, जबकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं पठन गति में। किसमें? पठन गति में। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है। आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? इस हरकत का जिम्मेदार माना जाएगा उसका जो सामाजिक वातावरण है, उसका जो है सामाजिक वातावरण है जिससे वह चीज़ों को सीख रहा है। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे कक्ष का अनुशासन बना रहता है। शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती है। शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। कोई शिक्षक है उसको अपनी कक्षा में अधिक से अधिक इसलिए प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से कि शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का इससे अवसर मिलता है। आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थियों को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानेंगे? शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, या फिर शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वह है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो किसी बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के जो भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं वह किए जा सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा। और ये किसने दिया था? यह दिया था पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। पावलोव ने। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? अब देखो यहाँ पे पूछा गया नैतिक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की अगर पूछा तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब यहाँ पे पूछा गया नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 2 अवस्थाएं बताई थी। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 अवस्थाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। अब पूछा गया है कि यह जो कथन है यह किसने दिया है? तो यह कथन दिया था कॉल्विन ने। किसने दिया था?
कॉल्विन ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? जैसे कि मान लो हम क्या हैं, एक शिक्षक हैं, या फिर आप लोग एक जैसे कि मतलब शिक्षक बनने की शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो पूछा गया कि आपके अनुसार बालक की शिक्षा किस आधार पर होनी चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। अब क्वेश्चन यहाँ पे, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? तार्किक चिंतन किसका एक आवश्यक अंग है? तो आंसर हो जाएगा समस्या समाधान का, समस्या समाधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अब क्वेश्चन यहाँ पे, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस का। किसका? रॉस का। अब आपसे पूछा गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? तो यह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष युक्त वाले बालक, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। अब क्वेश्चन है, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं, गणित संबंधी समस्या को कहा जाता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है। संज्ञान का महत्व होता है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। इस प्रकार के चिंतन को कहा जाता है स्वली चिंतन। क्या कहते हैं? स्वली चिंतन। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है, उनकी समस्या का प्रमुख कारण नहीं है वातावरण का प्रभाव, स्वभाव संबंधी दोष, उच्च बौद्धिक क्षमता, कर्तव्य त्यागिकता। पूछा गया उनकी समस्या का प्रमुख कारण नहीं है, तो हो जाएगा उच्च बौद्धिक क्षमता जो है उनकी समस्या का कारण नहीं है। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है जानना, किसी चीज को जानना। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है, सक्रियता द्वारा, इस प्रतिमा द्वारा, सांकेतिक द्वारा या फिर सूझ द्वारा। तो पूछा गया नहीं बताता, तो इसका आंसर हो जाएगा सूझ द्वारा, वह नहीं बताता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़काने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। वह शब्द मतलब कौन सा जो है इन सबको सूचित करता है? तो वह है संवेग। क्या है? संवेग। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है? समान रूप से कक्षोन्नति,
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो है आवश्यक नहीं है, तो वह हो जाएगा सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता। मतलब क्या सामाजिक अनुभवों से दूरी बनानी चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है।